गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या चला था, यानी अपने नेक्स्ट इससे पहले अपन ने कहा था, ठीक है, SPDF उपकोष। तो यानी इन उपकोषों का डिटेल से अपन ने अध्ययन कर लिया था। अगर उपकोषों का डिटेल से अध्ययन हो गया तो अब अपन क्या देख सकते हैं, संकरण। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं किसके, संकरण के लिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, सुनो। तो देखिए, अगर अपन ने उपकोष देख लिया था तो आज अपन किसकी बात करेंगे, संकरण की। तो देखिए दोस्तों, संकरण क्या होता है। अगर संकरण की अगर अपन बात करें तो अपने जो SPDF उपकोष हैं उन्हीं से अपन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ S उपकोष की आकृति कैसी थी, गोलाकार। S उपकोष की आकृति गोलाकार। P उपकोष की आकृति डमलाकार। P उपकोष की आकृति डमलाकार और D उपकोष की आकृति द्विडमलाकार। तो अगर मैं ये कह दूं क्या कि बताओ S, P और D, S की आकृति गोलाकार, P की आकृति डमलाकार और D की आकृति द्विडमलाकार। तो बताओ दोस्तों, इनकी आकृति कैसी है, असमान। भाई आकृति असमान है कि नहीं है, और ऊर्जा क्या है, लगभग समान। ऊर्जा क्या है इनकी, ऊर्जा लगभग समान। ऊर्जा लगभग समान है। तो मैं ये कहूँ क्या, जब अगर ये नाभिक में भाग लेंगे, जब ये नाभिक में भाग लेंगे तो नाभिक में भाग लेंगे तो अपनी आकृति को भी क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। जब नाभिक में भाग लेंगे तो अपनी आकृति को भी क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इनकी आकृति भी क्या हो गई, समान हो गई। आकृति क्या हो गई, समान। आकृति क्या हो गई, समान। और ऊर्जा पहले से ही क्या है, ऊर्जा पहले से ही लगभग समान। पहले से ही क्या ऊर्जा लगभग समान है। तो मैं ये कह दूं क्या कि जब असमान आकृति और लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलकर समान आकृति समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, संक्रियत कक्षक। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संकरण। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो अपन ये कहेंगे, ये अपना S उपकोष यानी S सबसेल, ये अपना P उपकोष P सबसेल, और ये D उपकोष यानी D सबसेल। इनके शेप आकृति क्या है, अनइक्वल, असमान, ठीक है। और ऊर्जा एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम। जब ये नाभिक में भाग लेते हैं तो अपनी आकृति को भी क्या कर लेते हैं, समान, और ऊर्जा पहले से क्या है, लगभग समान। तो मैं ये कहूँ क्या कि जो असमान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक मिलकर के समान आकृति समान ऊर्जा के जो नए कक्षक बनाते हैं उसको तो क्या कहेंगे, संक्रियत कक्षक। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संकरण। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए, इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे लास्ट में। अभी असमान आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलकर समान आकृति एवं समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें संक्रियत कक्षक कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संकरण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, संकरण कहेंगे। अब देखिए, इसके अंदर मैं अगर आपको ये कहूं कि अपन ने देखा था S उपकोष की आकृति गोलाकार, P की डमलाकार, D की द्विडमलाकार, और F उपकोष की आकृति क्या होती है, जटिल होती है, इसलिए वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका मतलब S, P और D करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ एक S और एक P उपकोष भाग लेगा तो इसमें संकरण कौन सा होगा,
sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2p भाग लेंगे तो sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3p अगर भाग लेंगे तो कौन सा होगा sp3 संकरण, एक s 3p और एक d भाग लेगा तो sp3d संकरण होगा, एक s 3p और 2d भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d2 संकरण, एक s 3p और 3d भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d3 संकरण। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि s को अपन अधिकतम कितना ले रहे हैं 1, p को कितना ले रहे हैं 3 और d को 3। अगर मैं ये कहूँ आपको कि s को अधिकतम 1 इसलिए ले रहे हैं कि s उपकोष में एक कक्षक होता है, मैं ये कहूँ कि p को अधिकतम 3 इसलिए ले रहे हैं कि p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 3। अगर मैं ये कहूँ कि d, अगर यही बोलूँ तो आपको होगी कि d उपकोष में तो कितने कक्षक होते हैं 5, तो फिर कितने लेने चाहिए थे 5 लेने चाहिए थे, जबकि अपन कितना ले रहे हैं 3 ही ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों, तो सुनिए, ऐसा इसलिए क्योंकि d के अंदर जो 5 कक्षक होते हैं उनका अपन विपाटन देखे थे T2G और EG में। जो T2G होते हैं जिनमें नोडीय तल पाया जाता है उसको वो तो क्या करेंगे संकरण में भाग लेंगे, और EG जिनमें नोडीय तल नहीं पाया जाता है वे संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, एक और एक यानी एक s और एक p यानी अगर 2 कक्षक भाग लेंगे तो कौन सा संकरण होगा sp, 1 और 2 अगर 3 कक्षक भाग लेंगे तो sp2, 1 और 3 अगर 4 कक्षक भाग लेंगे तो sp3 संकरण, 1 और 3 4 1 5 कक्षक भाग लेंगे तो कौन सा होगा sp3d संकरण, 1 और 3 4 और 2 6 कक्षक अगर भाग लेंगे तो कौन सा होगा sp3d2 संकरण, 1 और 3 4 और 3 7 अगर 7 कक्षक भाग लेंगे तो संकरण कौन सा होगा sp3d3 संकरण। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन एक ट्रिक की बात करेंगे। उस ट्रिक के अंदर आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2 आए तो पता लगा लेना कि संकरण कौन सा है sp, अगर 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2 और 7 आए तो sp3d3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका क्वेश्चन ये होगा कि अपन ये संकरण है ना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई अगर अणु दिया जाएगा, अगर उस अणु का अपने को संकरण पता होगा तो ही अपन उसकी ज्यामिति पता लगा सकते हैं, और ज्यामिति पता होने पर ही आकृति। क्लियर है ना, अभी मैं बता रहा हूं। तो यानी मैं ये कह दूं क्या कि आपका क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि अपन किसी यौगिक का संकरण देख क्यों रहे हैं, क्योंकि जब संकरण पता होगा तो ही अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं ज्यामिति और आकृति। तो याद रखना दोस्तों, 2 कक्षक भाग लेंगे तो कौन सा संकरण होगा sp, 3 कक्षक भाग लेंगे तो sp2, 4 कक्षक भाग लेंगे तो sp3, 5 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d, 6 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d2, 7 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d3 संकरण। राइट और रॉन्ग समझ में आ गया होगा भाई? अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? तो सुनिए दोस्तों, अब मैं ये कहूँ, देखो तुम्हारे को पहले तो जो आपका क्वेश्चन था ना कि संकरण अपन पढ़ ही क्यों रहे हैं, कई जवाब ये मत दे देना कि अगर भाई सिलेबस में है, क्योंकि अगर कोई अणु दे दिए और दिए गए अणु की अगर अपने को ज्यामिति और आकृति पहुंचता है तो कन्फर्म है कि उसके लिए अपने को क्या आना चाहिए संकरण। तो देखिए दोस्तों, अपने पास अणु यानी मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले अपन क्या करेंगे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले इस अणु का क्या ज्ञात करेंगे? संकरण। और संकरण से क्या बनाएंगे या क्या ज्ञात करेंगे? ज्यामिति। और ज्यामिति से क्या ज्ञात करेंगे? आकृति, ज्योमेट्री। संकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन। और ज्यामिति को ज्योमेट्री। और ज्यामिति से क्या बनाएंगे? आकृति यानी शेप। क्या बनाएंगे? आकृति। ठीक है, चलिए दोस्तों अब याद रखना, पहले आपको मॉलिक्यूल दिया गया तो उस मॉलिक्यूल का सबसे पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से उसकी ज्योमेट्री ज्ञात करेंगे और ज्योमेट्री से शेप ज्ञात करेंगे। क्लियर है ना? तो अब याद रखना ज्यामिति क्या होती है। ठीक है भाई, अणु की आदर्श संरचना। ज्यामिति क्या होती है? अणु की आदर्श संरचना। अणु की आदर्श संरचना। ठीक है दोस्तों, और आकृति क्या होती है? अणु की वास्तविक संरचना। अणु की वास्तविक संरचना। अणु की वास्तविक संरचना। तो याद रखना भाई, मॉलिक्यूल की जो आइडियल स्ट्रक्चर होती है वो तो क्या कहलाएगी? ज्योमेट्री। और मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी? आकृति। तो आपका जो क्रॉस क्वेश्चन था कि अपन हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्यों पढ़ रहे हैं, तो बताओ इसका जवाब क्या होगा? दिए गए अणु की ज्यामिति और आकृति ज्ञात करने के लिए। क्योंकि अगर अपने को जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो ये अपन क्या ज्ञात करेंगे? ज्योमेट्री। और जब ज्योमेट्री पता होगी तो ये क्या ज्ञात करेंगे? आकृति यानी शेप। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है भाई? तो देखिए अपन ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करें अपन एक ट्रिक। देखो अपन बात करते हैं ट्रिक के लिए। तो ट्रिक देखिए, इसके लिए याद रखना है केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस अन्य परमाणु की संख्या। अन्य परमाणुओं की संख्या। अन्य परमाणुओं की संख्या डिवाइड बाई 2। देखिए दोस्तों, याद रखना इस ट्रिक को, क्या कि अगर केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखने हैं और अन्य परमाणुओं की संख्या, और उसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। अगर 2 से डिवाइड करो और अगर 2 आए तो sp संकरण। अरे भाई 2 आएगा तो sp संकरण, 3 आएगा तो sp2। अभी पढ़ा था ना अपने, 1 रेख 2, 2 रेख 3, और 4 आए तो sp3, 3 रेख 4, और अगर 5 आए तो sp3d, 1 रेख 3, 4 रेख 5, 6 आए तो sp3d2, 2 और 3, 5 रेख 6, और 7 आए तो sp3d3, 3 रेख 3, 6 रेख 7। ठीक है दोस्तों, देखिए अपन एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो अपने पास NH3 है। क्या है? NH3। बताओ नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है ना, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? 5। कैसे भाई? नाइट्रोजन कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तो नाइट्रोजन 7 नंबर का है, तो पहली कक्षा में तो कितने? 2, दूसरी में 5, तो बाह्यतम कक्षा में कितने आए नाइट्रोजन की में? 5। अन्य परमाणु कितने हैं? 3। भाई अन्य परमाणु हाइड्रोजन ही तो है ना, कितने हैं? 3 डिवाइड बाई 2। 2 से तो डिवाइड करना है ना, 5 और 3 8, 8 में 2 का दिया तो 4। बताओ 4 में कौन सा होगा? sp3। कौन सा होगा दोस्तों? sp3। क्लियर है ना भाई? मैंने उदाहरण लिया NH3 अमोनिया का, जिसको अम्लों की रानी कहते हैं। तो याद रखना इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। अब कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर आपको क्या पता कि नाइट्रोजन ये केंद्रीय परमाणु,
तो याद रखना किसी भी अणु में जो अकेला परमाणु होता है, किसी भी अणु में जो अकेला परमाणु होता है वही क्या होगा, केंद्रीय परमाणु। तो इसका केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 7 नंबर का है। तो पहली कक्षा में तो 2 और दूसरी में 5, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 5। अन्य परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 डिवाइड बाई 2, 5 और 3 8, 8 में 2 का दिया तो 4, 4 में कौन सा होगा, sp3। अपन बात करते हैं H2O। H2O की अगर अपन बात करें, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6। अरे ऑक्सीजन कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने, 6, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 6 हैं। और अन्य परमाणु कितने हैं, 2 डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8, 8 में 2 का दिया तो 4, 8 में 2 का दिया तो 4, 4 में कौन सा होगा, sp3। ठीक है, ठीक है भाई, sp3। ठीक है, तो sp3 समझ में आ गया ना। लेकिन अब एक काम की बात सुनना, जो अपन ट्रिक बोल रहे हैं उस ट्रिक में ध्यान रखना। अगर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, तो क्या देखना है, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। यदि ऑक्सीजन क्या हो दोस्तों, केंद्रीय परमाणु, तो क्या देखना है, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि ये ऑक्सीजन अन्य परमाणु हो तो उसको क्या मानेंगे, अपनी ट्रिक में 0 मानेंगे। कैसे, देखो सुनो, समझ में आ गया ना भाई। देखो एक शॉर्ट लेना ट्रिक, केंद्रीय परमाणु की क्या देखनी है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस अन्य परमाणुओं की संख्या डिवाइड बाई 2। अगर मान लो आपके पास ट्रिक से 2 आता है तो sp संकरण, क्योंकि देखो 1 और 1 2 कक्षक है। अगर मान लो 3 आता तो sp2, क्योंकि 2 और 1 3 कक्षक हो गए। 4 आता तो sp3, क्योंकि 3 और 1 4। 5 आता तो sp3d, क्योंकि 1 और 3 4 1 5 कक्षक हो गए। 6 आता तो sp3d2, क्योंकि 2 और 3 5 1 6। और 7 आता तो sp3d3। समझ में आ गया दोस्तों। नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। किसी भी अणु में जो परमाणु अकेला होता है वही उसका क्या कहलाता है, केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे, 5। अन्य परमाणु, ठीक है भाई, देखो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने, 5। और याद रखना अन्य परमाणु कितने, 3 डिवाइड बाई 2, 5 और 3 8, 8 में 2 का दिया तो 4, यानी 4 में कौन सा होगा, sp3 संकरण। ठीक है दोस्तों। H2 लिया, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है ना, तो ऑक्सीजन 8 नंबर का, तो पहली में 2 और दूसरी में 6, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 प्लस अन्य परमाणु कितने, 2 डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8, 8 में 2 का दिया तो 4, 4 में कौन सा होगा, sp3। ठीक है दोस्तों। और मैंने कहा अगर याद रखना अगर ऑक्सीजन अपने पास क्या हो, केंद्रीय परमाणु, तो क्या देखना, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो उसको क्या मानेंगे, 0 मानना अपनी ट्रिक में। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मुझे बताओ, मैं ये कह देता हूं, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, यदि ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो उसे 0 मानते हैं, देखिए कैसे दोस्तों, सुनो। पहले तो एक बात याद रख लेना, अपन X से किससे लिखते हैं भाई, हेलोजनों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना अपन X से किसको लिखते हैं, हेलोजनों को। हेलोजन कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे याद रखना भाई, हेलोजनों की बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं रे, 7 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हेलोजनों के कितने होंगे, 7। और हेलोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लवण बनाने वाले।
हेलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण बनाने वाले। अरे बताओ एक्स से किसको लिखते हैं? जीनोन को। किसको भाई? जीनोन को। और जीनोन की भाई तुम कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। जीनोन की भाई तुम कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? जीनोन की भाई तुम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? देखिए पहले तो मैं ये कहूं CO2 लिया अपन येलो साहब, CO2। बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है? अरे भाई CO2 को मैं ऐसे लिख दूं क्या? येलो, येलो साहब, जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन की भाई तुम कक्षा में कितने होते हैं? 4। कार्बन की भाई तुम कक्षा में 4। अन्य परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। मैंने अभी कहा था यदि ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो उसको क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे, 0। डिवाइड बाय 2। 4 और 0 4 हो गए ना, 4 में 2 का दिया तो 2। तो बताओ 2 में कौन सा होगा? sp संकरण। क्लियर है दोस्तों? अब बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूं तुम्हारे को HCF2, इसमें संकरण ज्ञात करना है, तो देखिए जीनोन की भाई तुम कक्षा में 8, जीनोन की भाई तुम कक्षा में 8, अन्य परमाणु 2, डिवाइड बाय 2। 8 2 10, 10 में 2 का दिया तो 5। 5 में कौन सा संकरण होगा? sp3, सॉरी क्या आएगा दोस्तों? हाँ सही है, sp3d, क्योंकि 1 और 3 4 1 5। तो बताओ इसमें कौन सा संकरण होगा? sp3d। अरे सुन लो, जीनोन की भाई तुम कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, अन्य परमाणु 2, डिवाइड बाय 2। तो 8 और 2 10, 10 में 2 का दिया तो 5। कौन सा आएगा? sp3d। ठीक है दोस्तों? अब देखिए बताओ भाई ऑक्सीजन अन्य परमाणु होगा तो क्या मानेंगे? शून्य। एक्स क्या अपना? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजनों की भाई तुम कक्षा में कितने होते हैं? 7। हेलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण बनाने वाले। CO2 केंद्रीय परमाणु क्या है इसमें? कार्बन। ठीक है ना? तो कार्बन की भाई तुम कक्षा में 4, अन्य परमाणु ऑक्सीजन है तो क्या मानेंगे? 0, डिवाइड बाय 2। 4 + 0 डिवाइड बाय 2। तो 4 में अगर 2 का दिया तो 2 आ गया ना, sp संकरण। HCF2 जीनोन की भाई तुम कक्षा में 8, अन्य परमाणु 2, डिवाइड बाय 2। 8 और 2 10 में 2 का दिया तो 5। कौन सा होगा? sp3d। अब बताओ, देखे तुम मुझे ज्ञात करके बताओ लो इनमें। ठीक है, मैं अब आपके लिए डालता हूं, लो ये बताओ मुझे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के लिए बताओ मुझे। देखो मैं अगर आपसे पूछूं, एक तो HCF4, HCF6, HCO3, HCOF4, HCO2F2, चलो इनमें ज्ञात करके बताओ मुझे। ठीक है, अभी मुझे ज्ञात करके बताओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। अभी अपन ने कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है, शुरुआत की अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की, केवल डेफिनेशन की। अभी अपन इसके रूल भाई हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के, कई बार क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा लिखवा दिए, और हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा लिखवा करके कहते हैं नीचे लिखो संकरण के रूल, नियम। अरे ऐसे ही क्या रूल पढ़ोगे जब तुम्हारे को मॉलिक्यूल में पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, क्यों ज्ञात किया जाता है। उसके फर्दर अगर अपन इसके रूल लिखेंगे तो अपने को समझ में भी आएगा। ठीक है ना? तो आप HCF4, HCF6, HCO3, HCOF4 और HCO2F2 इनमें निकालो दोस्तों। ठीक है, चलिए